डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। A very pleasant good evening who are currently watching to me. I Pragati Kachi and I welcome you all at Chaitanya Studio at Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University. So friends, we are on a lecture series of BBAR Code 101 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने प्लानिंग के बारे में समझा था। आज के वीडियो में हम ब्लॉक नंबर 2 यूनिट नंबर 3 ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। जो भी प्लान हमने बनाया होता है, अब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं, हमें कोई भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने की क्या ज़रूरत है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में समझेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट टर्म दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग एक बहुत ही सिंपल टर्म है जो हम क्या करते हैं डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम घर का एग्जांपल लें तो हम प्रॉपर तरीके से हर सामान को अपने घर के अंदर ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ताकि हमें जब भी ज़रूरत हो तो वो पर्टिकुलर सामान हमें उस प्लेस पर मिल जाए। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ने हमें बोला है ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन। मैनेजमेंट के फंक्शंस हमने पढ़े थे। फर्स्ट फंक्शन होता है हमारा प्लानिंग और उसके बाद दूसरा जो फंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, हम ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन दैट फॉलोज आफ्टर प्लानिंग। प्लानिंग के बाद जो सेकेंड स्टेप होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। इट इन्वॉल्व्स द असाइनमेंट ऑफ टास्क, जिसमें हम अलग अलग पर्सन्स को उनके टास्क देते हैं। द ग्रुपिंग ऑफ टास्क, अगर उस टास्क को ग्रुप में परफॉर्म करना है तो हम ग्रुप को एक पर्टिकुलर टास्क देंगे। इनटू डिपार्टमेंट्स एंड द असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी विथ एडेक्वेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव कॉमन गोल। मतलब जो भी हमने प्लान किया होता है उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें ड्यूटीज, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज, ये सारी चीज़ें असाइन करनी पड़ती हैं जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं और एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करते हैं। अब हम बात करेंगे कि मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या है। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन तो हम समझ गए। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि मैन पावर को यूज़ करके एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए हमने एक पर्टिकुलर ऑफिस रन कर रहे हैं या फिर एक प्रेमाइसेस को चला रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें अलग अलग लोगों को उनकी स्किल्स, क्वालिफिकेशन, टैलेंट के हिसाब से जॉब रोल्स असाइन करने होते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक प्रोसेस है। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, defining and delegating responsibility and authority, and establishing a pattern of relationship for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing a objective। किसी भी ऑब्जेक्टिव को accomplish या फिर रियल में परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ड्यूटीज, कुछ अथॉरिटीज असाइन करते हैं लोगों को। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग का क्या इम्पोर्टेंस है या फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशन हमने बना रखा है इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो फर्स्ट वन इज अ बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। अगर सारा काम मैं कर पाती तो मैं क्या करती, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को रन करती। उसमें भी तो मुझे 4 लोगों की ज़रूरत थी, लेकिन अब मैं XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो गई हूँ तो मुझे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है क्योंकि मेरा जो गोल है वो कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं क्या करूँगी, अलग अलग क्वालिफिकेशन के लोगों को हायर करूँगी और उनको अलग अलग डिपार्टमेंट दूंगी और उनको बोलूँगी जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है उसमें आप बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए ताकि मेरा जो गोल है वो ईजिली अचीव हो जाए।
सेकेंड थिंग इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। मैंने सब लोगों को अलग अलग चैम्बर दे दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया, और मैंने उनको क्या बोला कि आपको सिर्फ वही काम करना है जिसके आप मास्टर हो। तो मैंने क्या कर दिया, उनके वर्क को क्लियर कर दिया कि आपको सिर्फ यही काम करना है। थर्ड वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अब मेरे पास 4 डिपार्टमेंट हैं, आई एम द डायरेक्टर वन। चारों डिपार्टमेंट को मैं क्या करूंगी, सुपरवाइज करूंगी कि जो भी ड्यूटीज मैंने असाइन की हैं क्या वो उनको परफॉर्म करने में कैपेबल हैं। अगर नहीं है तो मैं उनकी स्किल्स को ऑप्टिमम लेवल तक कैसे यूटिलाइज कर सकती हूँ। तो मैं उनको मोटिवेट करूंगी, गाइड करूंगी, और जितना भी मैक्सिमम आउटपुट हो सकता है मैं कोशिश करूंगी कि जिन एम्प्लॉयज़ को मैंने हायर किया है वहाँ से मैं पूरा आउटपुट ले पाऊँ। नेक्स्ट थिंग इज इनोवेशन एंड क्रिएशन। अब मैंने 4 डिपार्टमेंट में 4 लोगों को हायर कर दिया, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे उनसे भी सजेशंस लेना चाहिए। जो मैंने प्लान किया है वो तो मैं अचीव करूँगी, लेकिन हो सकता है उनके पास भी एक फर्दर प्लान हो या कोई शॉर्टकट हो जिसके बिहाफ में वो काम करके मेरे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मेरी हेल्प करें। तो इससे हमारा क्या होता है, एम्प्लॉयज़ के अंदर एंथुजियाज्म लेवल डेवलप होता है, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी का जो भी आर्ट होता है उनका वो हमें देखने मिलता है कि हाँ इस काम को हम ऐसे भी कर सकते थे। तो हमारा जो प्लानिंग प्रोसेस है, हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। टू वे बायलैटरल इंफॉर्मेशन का ट्रांजेक्शन होना चाहिए, तभी आपका जो प्लान है वो विद इन अ टाइम पीरियड अचीव हो पाएगा। लास्ट वन इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। कोई भी ऑब्जेक्टिव हम डिसाइड करते हैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हम बनाते हैं तो वो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन या हमारे नेचर ऑफ बिजनेस के एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए बनाते हैं। अब हम बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अब जैसे प्लानिंग गोल ओरिएंटेड था, वैसे ऑर्गेनाइजिंग भी क्या है, गोल ओरिएंटेड है। एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए हम साथ में मिलकर काम करते हैं। Second one is the organizing process primarily deals with group efforts which are made to achieve common goals। या तो आप इंडिविजुअली काम करो या फिर आप ग्रुप में काम करो, हमारा जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। हमने अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोगों को असाइन की है, उनकी जॉब रोल्स एंड ड्यूटीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर IQ लेवल and the qualification and the skills they are utilizing। okay, नेक्स्ट टर्म है हमारा द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एम्स टू इंटररिलेटिंग, मोबिलाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़। अब ऐसा नहीं है कि HR डिपार्टमेंट में मैंने एक HR को हायर किया हुआ है, वो फाइनेंस की उसको बिल्कुल भी समझ नहीं है। तो जो भी क्वालिफिकेशन हमें फिल्टर करना है वो हमें देखना है कि वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, हमारे ऑब्जेक्टिव से रेलेवेंट है कि नहीं, क्योंकि हम जितने भी लोगों को हायर करेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सब लोग आपस में बिना कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज किए कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। तभी हम इसको बोलेंगे कि हमने प्रॉपरली हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मैन पावर को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की। अब हमने पूरा प्लान तो कर लिया, किसको क्या जॉब रोल देना है, क्या ड्यूटीज़ देना है, किसका क्वालिफिकेशन क्या है, क्या पर्टिकुलर स्किल में वो मास्टर है, तो उसके लिए भी एक प्रोसेस होती है। तो उस प्रोसेस को हम समझेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क करना है। पहले तो हमें खुद ही पता होना चाहिए कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने के लिए किस प्रोसेस से निकलना पड़ेगा, जिसको हमने बोला था प्लानिंग। अब प्लानिंग के हिसाब से कितना काम किसको दिया जाए वो भी हमें आइडेंटिफाई करना होगा। धोखे से अगर हमने रॉन्ग पर्सन को एक पर्टिकुलर काम दे दिया, अब उसको काम करते ही नहीं बन रहा, तो हमारा क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो हमें पहले आइडेंटिफाई करना है और वर्क को डिवाइड करना है। सेकेंड, डिपार्टमेंटलाइजेशन। हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग एम्प्लॉयज़ होने चाहिए ताकि साथ में मिलकर वो अच्छे से काम कर पाएँ। असाइनमेंट एंड और अलॉटमेंट ऑफ ड्यूटीज़, किसको क्या ड्यूटीज़ देनी है ये भी आपको डिसाइड करना है। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। कोई तो एक ऐसा बेस होगा, कोई तो एक ऐसा स्टैंडर्ड होगा जिसके बेस पे आप क्या कर रहे हो, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमें हेनरी फेयोल जी ने या फिर टेलर जी ने दिए हैं, जिसके बेस पे हम क्या करते हैं,
पूरी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो प्रिंसिपल्स हम समझेंगे। फर्स्ट वन इज़ अ डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब वही है कि जो पर्सन जिस चीज़ में मास्टर है आपको उससे वही काम कराना है। सेकेंड थिंग, प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनल डेफिनेशन। आपको वर्किंग एफिशिएंसी पता होना चाहिए आपके एम्प्लॉयज़ की, कि कौन सा एम्प्लॉय कितने कम टाइम पे कितना ज़्यादा काम कर सकता है, तो उसको हम वैसा ही काम असाइन करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अगर आपने 12 एम्प्लॉय हायर किए हैं फॉर द सेम वर्क, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर 12 हमने ऐसे लोग रखे हुए हैं जिनको मार्केटिंग की समझ है, लेकिन सब 5-5 साल एक्सपीरियंस होल्डर है, उसमें से एक फ्रेश कैंडिडेट था जो काम सीखने आया था। तो हमें क्या करना है, उसके साथ अनफेयर नहीं करना है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करना, उसको इन्फीरियर फील नहीं कराना है। अगर उसको काम नहीं आता है तो जो बाकी लोग हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है या फिर जो सुपीरियर अथॉरिटी है उस ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी ड्यूटी होती है कि आप पहले उसको काम सिखाइए। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में हमने समझा था कि एम्प्लॉय से काम कराने से पहले हमें क्या देना पड़ेगा, प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो स्केलर चेन का मतलब होता है उसको भी यूनिफॉर्मिटी में लेकर आना है, उसको भी हम पहले काम सिखाएंगे फिर उससे काम कराएंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। हमने जॉब रोल्स बता दिए, जॉब डिस्क्रिप्शन बता दिया, अथॉरिटी बता दी, आपके राइट्स बता दिए, उसके बाद भी एक पर्सन हमें हायर करना पड़ता है जो सारे सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज़ के ऊपर क्या रखता है, नज़र रखता है। उसको हम बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल या फिर कंट्रोलिंग अथॉरिटी। नेक्स्ट टर्म है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी मीन्स एकजुट होकर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो एफर्ट्स लगाते हैं। कमांड मीन्स फॉर एग्जांपल एक सीईओ हैं XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, उन्होंने एक मैसेज दिया। मैसेज क्या दिया कि हमें आईसीटी बेस्ड मॉड्यूल बनाना है और हमें आईसीटी बेस्ड मॉड्यूल जो हम बनाएंगे उस प्रोडक्ट को फ्रेश हमको मार्केट में लॉन्च करना है, ठीक है। तो ये तो उन्होंने स्टेटमेंट देकर चले गए, ठीक है। तो उसके नीचे जो मैनेजर्स थे वो उस बात को समझ गए कि हमें ये काम करना है। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने से नीचे वाले जो लोग हैं, ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट के जो लोग हैं, उसी टर्म एंड कंडीशन विथ जनरलाइजिंग ऑल द वर्ड्स डिक्लेयर्ड बाय द सुपीरियर अथॉरिटी, आपको ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट के लोगों को समझाना है ताकि हमारा यूनिटी ऑफ कमांड डेवलप्ड हो, कि उन्होंने जो बोला वैसे ही मैसेज नीचे तक आया। नीचे तक आया मीन्स ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट के लोगों को भी वही मैसेज पता चला जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लोगों को पता चला, ठीक है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन अगर मैन्युपुलेट होती है तो उससे क्या होता है, हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में दिक्कत होती है। सामने वाले ने बोला कुछ, थर्ड पार्टी ने समझा कुछ और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट मीन्स हम XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी हमारे पास आती है और हमसे पूछती है कि आप क्या काम करते हो, किसका क्या काम है, आपका काम करने का तरीका क्या है, कौन यहाँ पर डायरेक्टर है, कौन सुपरवाइजर है, कौन मैनेजर है, कौन क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन हम उसको बोल के तो बताएंगे नहीं, डेफिनेटली हमारे पास एक शॉर्टकट शीट होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। Organizational structure is a system that outlines how certain activities are directed to achieve the goals of an organization. It defines the hierarchy of employees and identifies each job, its functions and where it reports to within the organization itself. Means organizational chart या structure एक ऐसा system होता है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के एक आउटलेट को डिफाइन करता है कि कितने डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, किसको क्या जॉब हमने असाइन की है, क्या रोल्स दिए हैं, क्या राइट्स दिए, सारा ओवरऑल जो समरी होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट या फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं।
तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के कुछ टाइप्स है, दैट इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल, डिविजनल, प्रोजेक्ट, मैट्रिक्स एंड फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म इज लाइक अ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जो एक्चुअल में वर्किंग तो होता है लेकिन फिजिकली हमको दिखता नहीं है। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन मीन्स लाइन से सारे लोग खड़े हुए हैं, आप देख सकते हो डायग्राम में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबसे ऊपर है क्योंकि वो क्या है, फाउंडर है या फिर प्रमोटर है किसी भी कंपनी के। उसके नीचे आता है हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब स्ट्रेट चलना है हमको, ठीक है। अब मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर मार्केटिंग मैनेजर आता है, प्रोडक्शन मैनेजर आता है, सेल्स मैनेजर आता है, ठीक है। अब उनके अंदर भी कुछ लोग होंगे जो एक्चुअल में काम करते हैं, लाइक वर्क्स लाइक अ मैनेजर, फोरमैन हुए, हमारे सुपरवाइजर हुए, या ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट के R&D वर्क को परफॉर्म करने वाले लोग हुए। तो मतलब हमको टॉप अथॉरिटी से मिडिल अथॉरिटी में जानना है, मिडिल से लोअर जानना है, मतलब स्ट्रेट चलना है। एक लाइन के हिसाब से हमने लोगों को उनकी जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट की है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे सेकेंड स्ट्रक्चर की, नहीं उसके पहले हम बात करेंगे कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके बाद हम दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर समझेंगे। ओके, तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से स्ट्रेट डाउन हम नीचे जा रहे हैं और हमने सबको जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेट की हैं। तो लाइन क्या है, लाइंस ऑफ इन्फ्लुएंस एंड इंस्ट्रक्शंस आर वर्टिकल। अगर आप लोअर लेवल मैनेजमेंट से टॉप अथॉरिटी की तरफ देखोगे तो आपको लगेगा इट्स वेरी स्ट्रेट फ्लो। द यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेड, मतलब ऊपर बीओडी ने जो काम बोला है वही बिना मैनिपुलेशन के नीचे तक इंफॉर्मेशन आएगी, या फिर इंफीरियर अथॉरिटी या फिर ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट में जो लोग कोई सजेशन देना चाहते हैं या अपनी वर्क रिपोर्ट भेजना चाहते हैं तो वो लोअर लेवल मैनेजमेंट से डायरेक्ट टॉप अथॉरिटी तक जाएगी, क्योंकि मीडिएटर चेन नहीं है। तो जो मैसेज ट्रांसफर होता है या फिर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वो क्या चलती है, एक लाइन के फॉर्म में चलती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ऑल पीपल एट द सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर सेल्फ गवर्निंग। हमने देखा था कि मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे 4 मैनेजिंग डायरेक्टर और थे, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट संभाल रहे थे, एक HR डिपार्टमेंट संभाल रहे थे। तो अपना खुद का एक डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट के कर्ता धर्ता मीन्स सेल्फ गवर्नर्स होते हैं वो। तो वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं वाइल डिस्कसिंग ऑल द इंफॉर्मेशन विद BOD एंड सुपीरियर मैनेजर। दिस स्ट्रक्चर स्पेसिफाई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी for all of the positions limiting to the area of actions and particular position holder। अपने से नीचे तो कोई है नहीं, गिने चुने लोग हैं, तो मैसेज का मैनिपुलेशन भी नहीं होता है और कोई किसी को सुपरवाइज भी नहीं करता। ओके, अब हम बात करेंगे कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन बनाने के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा है सिंप्लिसिटी, कोई नोक झोंक नहीं, कुछ भी नहीं, सब अपना अपना काम करो, सबको हमने जॉब रोल समझा दिया। सेकेंड चीज़ है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स वो खुद में ही इतना मैच्योर है, समझदार है कि उसे किसी से सजेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ना वो अपने आप को मानता है कि हम सुपीरियर पोजीशन में हैं, ना ही वो ये मानता है कि हम इन्फीरियर पोजीशन पे हैं। प्रॉम्प्ट डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेना है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, लाइक HR को ऐसा लगता है कि हमें एक और एम्प्लॉय हायर करना चाहिए, तो उसने BOD से बात की, BOD ने बोला ठीक है कर लो, तो वो अपने हिसाब से कैंडिडेट को हायर कर सकता है। क्विक डिसीजन लिया। ऑर्डरली कम्युनिकेशन, एक प्रॉपर ऑर्डर में कम्युनिकेशन होता है, BOD ने बोला MD को, MD ने बोला DM को। तो ये जो लाइन है एकदम स्ट्रेट चलती है, कोई मैसेज का मैनिपुलेशन नहीं है। इकोनॉमिकल है क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, 10 बार हमको मीटिंग्स नहीं करनी, 10 बार हमको समझाना नहीं है, जो एक बार बोल दिया सबको समझ में आ गया, मतलब यही काम हमको करना है, दैट इज फुल एंड फाइनल। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, इसके कुछ नुकसान भी हैं कि स्पेशलाइजेशन नहीं किया, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, नो इनोवेशन, नो क्रिएटिविटी। तो ये सारे क्या हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन के डिमेरिट्स हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की,
दैट इज लाइन प्लस स्टाफ। मीन्स लाइन में भी चलना है और अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग से स्टाफिंग भी करनी है, मतलब एक स्ट्रक्चर के नीचे दूसरा स्ट्रक्चर है। ऐसा आपने देखा होगा कि स्कूल एंड कॉलेजेस का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है उसमें सुपीरियर अथॉरिटी होती है प्रिंसिपल, उसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स के एचओडीज आते हैं, उन सब्जेक्ट्स के एचओडीज के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रिंसिपल्स सॉरी प्रोफेसर्स आते हैं, प्रोफेसर्स के नीचे एसोसिएट प्रोफेसर्स आते हैं, उनके नीचे आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। तो लाइन प्लस स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल है हमारा स्कूल एंड कॉलेज का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसके कुछ मैरिट्स होते हैं लाइक प्रॉपर प्लानिंग करता है कौन, जो वहाँ का प्रिंसिपल होता है। फिर वो सारे एचओडीज को बोलता है कि आपको इस प्लान के लिए काम करना है, आपके नीचे जो स्टाफ हैं आप उनको ये सारी बातें समझाइए। क्वालिटी डिसीजंस एचओडीज के हाथ में होता है, वो जैसा डिसीजन लेना चाहें फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर स्टाफ वो ले सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होती है, पर्सनल ग्रोथ भी होती है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी होती है। तो अब हम बात करेंगे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। फंक्शन से हमको समझ में आ रहा है कि पर्टिकुलर बंदे को हमने एक पर्टिकुलर फंक्शन दे दिया, आप सिर्फ इसी चीज़ के लिए काम करो, तो इट्स वेरी सिंपल एंड स्वीट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एक जनरल मैनेजर है, उसने एक स्टाफ रखा, ठीक है, उस स्टाफ ने अपने अंदर बहुत सारे लोगों को रख लिया, लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसको आती है, किसी ने इंजीनियरिंग करी है, कोई मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट को समझता है, कोई मार्केटिंग में अच्छा है, कोई फाइनेंस में अच्छा है। तो अलग अलग लोगों ने अपने नीचे दो दो कैंडिडेट और हायर कर लिए कि R&D मुझसे अकेला नहीं होगा, मुझे दो कैंडिडेट चाहिए। जो इंजीनियर था उसने एक अपना पीए हायर कर लिया कि मुझे ये काम करवाना है तो मुझे 3 लोग की और टीम चाहिए। तो ये बहुत फंक्शनल बेस्ड होता है कि जिसको जो फंक्शन आता है ना उसके बेस पे उसको डेजिग्नेशन दे दो। अब हम बात करेंगे कि फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। हमने मतलब जल्दीबाजी में जैसे ही हमको किसी कैंडिडेट की स्किल पता चली तो वो ये जो फंक्शन परफॉर्म कर सकता था उसके बेस पे उसको डेजिग्नेशन दे दी, तो उससे क्या होता है कभी कभी हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, सामने वाले पर्सन की सैलरी डिमांड ज़्यादा है तो हमें पे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर बर्डन था कि पूरा प्रोजेक्ट हमको ख़त्म करना है। Functional structures essentially generate slow decision making process because the problem requiring a decision has to go to various department as all of them have something to say to the matter। कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स भी होती है कि हमें एक पर्टिकुलर टर्म के ऊपर एक डिसीजन लेना है लेकिन सब लोगों का मत जो है वो अलग अलग है, तो डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी होती है, जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। फंक्शनल स्ट्रक्चर्स लैक्स रिस्पॉन्सिवनेस नेसेसरी, सामने वाली पार्टी ने हमको एट द टाइम रिस्पॉन्स नहीं किया तो हम क्या समझे आपकी हाँ है कि ना है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हमें देखने मिलते हैं। नेक्स्ट हमें हमारा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। डिविजनल मीन्स डिवाइड कर दिया, अलग अलग डिवीजन बना दिया। तो इसको समझेंगे हम एक चार्ट के द्वारा कि बीओडीज थे, बीओडी मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अपने ऑर्गेनाइजेशन के 3 डिवीजन बना दिए। फॉर एग्जाम्पल बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, हमारे यहाँ की वाइस चांसलर हैं, उनको हम बीओडीज बोल सकते हैं, ठीक है। अब बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी का काम बहुत सारे लोग संभालते हैं, ठीक है। तो एक प्रोफेशनल एंड वोकेशनल डिपार्टमेंट है या हम उसको डिवीजन बोल सकते हैं। दूसरा डिवीजन है हमारा गुरुकुल सिस्टम। थर्ड डिवीजन है स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन काउंसिल। तो ये जो डिवीज़न लिया गया है वो वाइस चांसलर जी ने इसलिए लिया गया है ताकि हमारा जो वर्किंग है वो एफिशिएंटली हो, इफेक्टिव मैनर में हो। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब हर डिवीज़न का एक प्रॉपर एम होगा, गोल होगा कि हमें कितनी बाउंड्री के अंदर रहकर पर्टिकुलर काम करना है, उसका अलग अलग फंक्शन होगा। दूसरा डिवीज़न अलग सेक्टर पे काम करेगा लेकिन ओवरऑल जितने भी डिवीज़न हमने बनाए हुए हैं वो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाए गए हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का कि हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पड़े हैं, हम एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक जनरल मैनेजर होता है वो प्रोजेक्ट
पर ही बस काम करता है। तो उसके पास एक प्रोजेक्ट ए है, दूसरा भी प्रोजेक्ट ए है, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट के जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हम कैसे अचीव करें, तो उसको उससे मतलब नहीं है। हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। उस प्रोजेक्ट के बिहाफ में जितने भी लोग को हायर करना हो, एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल, एज अ आउटसोर्सिंग, हम हायर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की। वी ऑल आर लिविंग इन अ आईसीटी बेस्ड नेटवर्क। मीन्स हम जो है 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, जहाँ पर बिना इंटरनेट के कोई भी काम नहीं होता। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनका तो एक्चुअल में ऑफिस भी नहीं है, वर्चुअल उनका ऑर्गेनाइजेशन है, वर्चुअल उनका ऑफिस है। उसके बाद भी उनकी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि वो डे टू डे ग्रो हो रहे हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल गूगल क्लाउड आपने सुना होगा, ड्राइव आपने सुना होगा, जिस पे आप बहुत सारा डेटा स्टोर करते हो, ठीक है। तो वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन होगा ना, जिसने वर्चुअल स्पेस दिया है लोगों को कि आइए हमारे यहाँ से वर्चुअल स्पेस खरीदिए और उस वर्चुअल स्पेस में आप अपना डेटा स्टोर कीजिए। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अब जो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो समझेंगे। फर्स्ट वन, सबसे ज़्यादा वो क्या है? टेक्निकल हैं, वो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, वो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्या है, हम फॉर्मल वे में जाएं कि इनफॉर्मल वे में जाएं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मार्केट से अपॉर्चुनिटी लेनी है और हमें काम करना है। थर्ड वन इज एक्सीलेंस, बिकॉज ईच पार्टनर ब्रिंग्स इट्स कोर कॉम्पिटेंस टू द एफर्ट्स, इट मे बी पॉसिबल टू क्रिएट अ बेस्ट ऑफ एवरीथिंग ऑर्गेनाइजेशन। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला जो बंदा होता है वो वेल क्वालिफाइड होता है, उसके पास बहुत सारी स्किल्स होती हैं जिसके बिहाफ में वो काम करता है, अपने ऑफिस का रेंट या कॉस्टिंग कम करने की कोशिश करता है। फोर्थ वन इज अ ट्रस्ट, हम सभी इंटरनेट यूज़ करते हैं, इंटरनेट से मिली हुई सारी सुविधाओं का हम उपयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करनी है, ऑफलाइन कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं है, मैंने यूट्यूब पर डाला कि कितने लोग यूट्यूब के थ्रू यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कराते हैं, तो मैंने क्या किया, XYZ एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का एक वीडियो देखा। मुझे वो वीडियो अच्छा लगा तो मैंने क्या किया, ट्रस्ट के बेस पे उनसे बात की टोल फ्री नंबर पे कि मुझे आपकी प्रोडक्ट किट चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है। तो वो जो प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइडर बंदा होगा वो क्या बोलेगा, आपको ऑनलाइन एक्सेस मिलेगी। तो मैं बोलूँगी ठीक है, मुझे तो प्रिपरेशन करनी है। तो ये क्या होता है, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट पर रन करते हैं। तो मैंने उनको वर्चुअली पेमेंट की, वर्चुअली उनकी प्रोडक्ट किट खरीदी और हमारे बीच में क्या हुआ, बायलैटरल ट्रांजैक्शन हुआ। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन को रन करने की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। आप बाउंड्री क्रिएट करना चाहो तो कर सकते हो, बट जो इंटरनेट होता है और इंटरनेट से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज होती हैं दैट आर एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, सो देयर इज नो बाउंड्रीज इफ यू आर रनिंग एनी काइंड ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। हमने समझा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक प्रॉपर गोल को अचीव करने के लिए ऑल टुगेदर अगर 10 से 15 एम्प्लॉई एक छत के नीचे काम कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होते हैं लेकिन ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, राइट। तो informal organizations endure as a relationship which survive between people in an organization as per their attitude, emotions, prejudices, likes and dislikes। Means ऐसा organization जो अपने एम्प्लॉयज़ की लाइकनेस, डिसलाइकनेस, एटीट्यूड, इमोशंस के आधार पर उनको वर्क असाइन करता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज giving the comfort zone to the employees. Such type of relations does not exist as per their standard and processing rules which occurs in a formal organization. थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हम ज़्यादा देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को ताकि हमारा जो टारगेट है उसको विद इन अ टाइम लिमिट हम अचीव कर पाएँ। अब नेक्स्ट टर्म की हम बात करेंगे कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ फ्लेक्सिबिलिटी
एंड हम क्या करते हैं, सडन प्लान करते हैं, कोई भी चीज़ प्रॉपरली प्लान्ड नहीं होती है. इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन एंड द स्ट्रक्चर. इट कैरीज नो डिफाइंड रिलेशनशिप. यहाँ पर कोई भी सबऑर्डिनेट, कोई भी सुपीरियर अथॉरिटी जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता. इट कैरीज टू और मोर देन टू पीपल, 3-4 लोग मिलकर आपस में काम कर रहे होते हैं. इट कैरीज वॉल्यूंटियर्ड मेंबरशिप. अगर आप कन्वीनियंट हो, आप कंफर्ट फील करते हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप आकर ज्वाइन कर सकते हो हमारा ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी प्रॉपर रूल्स एंड पॉलिसीज या स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है. आई होप आपको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझ में आ गया होगा. तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं अभी हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. हम क्या करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं कि हाँ चलो पर्सन कैसा भी है, इट्स वेल क्वालिफाइड एंड इसका काम करने का तरीका अच्छा है, भले ही वो थोड़ा सा नोटोरियस है, इट्स ओके. Safety valve and emotional problems. There is no such a kind of emotional problems, and they are very much job oriented persons. They are very creative, they are very innovative, and they understand the channel of communication. They understand how to live in a society and how we can work together to make tomorrow better. ऐसा नहीं है कि हमारा स्ट्रक्चर अगर किसी रूल्स एंड पॉलिसी को फॉलो नहीं करता तो हम उसके बियॉन्ड जाकर काम नहीं कर सकते. तो हमारा जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है, सिर्फ काम करने का तरीका अलग होता है. अब हम बात करेंगे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है. An organization type in which the job of each member is clearly defined, whose authority, responsibility and accountability are fixed, it's a formal organization. मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम ऑफर लेटर जनरेट करते हैं, स्ट्रिक्ट हैं कि आपको जो ड्यूटी हमने दी है आपको सिर्फ उतना ही काम करना है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलेंगे फॉर्मल. इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, within the formal organization, as a network of interpersonal relationship when people interact with each other, is known as informal. मतलब ज़्यादा rules and policies नहीं है. You are very much comfortable to do your work inside your department. You can talk to anyone for your work. क्रिएशन की अगर हम बात करें तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डेलिबरेटली टॉप मैनेजमेंट के अंदर रहकर हमें काम करना होता है. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्पॉन्टेनियसली किसी भी मेंबर को हम कोई भी काम दे सकते हैं. अगर पर्पस की हम बात करें तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस जो होता है वो पहले से प्री प्लान्ड होता है कि सिर्फ इसी बाउंड्री के अंदर रहकर हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमें अचीव करने हैं. इनफॉर्मल में हम क्या करते हैं, सोसाइटी एंड साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ब्रेकआउट हो सकते हैं. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें किसी से बात करनी है तो हम ऑफिशियली कम्युनिकेशन का सहारा लेंगे, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बात करनी है तो हम ग्रेप वाइन मीन्स अपना खुद का ग्रुप बना सकते हैं मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जो सबके लिए होते हैं, सबको फॉलो करने होते हैं. इनफॉर्मल में कुछ नॉर्म्स होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, बिलीव्स होती है, ट्रस्ट होता है, अंडरस्टैंडिंग्स होती है. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वर्क परफॉर्मेंस पर फोकस करता है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इंटरपर्सनल मींस दो लोग के बीच में जो भी रिलेशन है कि आप वर्कर हो, आप एम्प्लॉई हो, आप सुपरवाइज़र हो, तो वो रिलेशनशिप हमारा ब्रेकआउट ना हो, थोड़ी सी एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी होती है. अगर हम अथॉरिटी की बात करें तो मेंबर्स आर बाउंड बाय हियरार्किकल स्ट्रक्चर. जिसको जो ड्यूटी, जो अथॉरिटी, जो राइट्स दिए हैं आपको उसी के बियॉन्ड रहकर काम करना है. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, सारे मेंबर इक्वल्स होते हैं. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है, जो साइज होती है वो बड़ी होती है. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटे होते हैं. अब हम बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर हम क्यों बनाते हैं, क्या उस स्ट्रक्चर को बनाने से हमें कुछ फायदे हैं. द आंसर इज यस. The importance of organizational structures are a good organizational structure facilitate attainment of objective through proper coordination of all activities. जो भी प्लान किया है, जिसको जो भी जॉब रोल असाइन किया है वो प्रॉपर होने चाहिए, उसी के लिए हम क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं. Second importance is in good organization structure the conflicts between individual over the jurisdictions are capped to a minimum. कोई भी conflicts arise होने के जो maximum chances होते हैं उसको ही हम ख़त्म कर देते
देते हैं क्योंकि हमने सबका डिपार्टमेंट अलग बनाकर रखा है। इट एलिमिनेट्स ओवरलैपिंग एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। कोई भी ओवरलैपिंग टाइप का काम नहीं होता, जिसको जो काम दिया उसको वही काम करना है। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क मिनिमाइज हो जाता है, क्यों? ऑलरेडी प्लान्ड है भाई कि आपको यही काम करना है, तो दूसरा इंसान तो आपका काम कर ही नहीं सकता, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी अवॉइड हो जाता है। इट फैसिलिटेट प्रमोट्स एंड पर्सनल। एम्प्लॉय की ग्रोथ का ध्यान रखा जाता है, उसका प्रमोशन कब करना है, सैलरी इंक्रीमेंट कैसे करना है, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय जो काम करता है उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, उसकी सैलरी स्लिप होती है, प्रॉपरली उसको ऑफर लेटर देकर ऑर्गेनाइजेशन में इनवाइट किया जाता है। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो किस लेवल के मैनेजर से या ऑपरेशन लेवल में काम कर रहे लोगों से कैसे क्या बात करनी है, सारी चीज़ें प्री डिफाइंड होती हैं। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को समझने के बाद हम ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जो भी फाउंडर्स होते हैं या प्रमोटर्स होते हैं या सीईओ होते हैं वो टॉप अथॉरिटी में जाते हैं। ये वैसा ही चार्ट है जो हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट का चार्ट था कि टॉप अथॉरिटी में कौन से लोग होंगे, मिडिल में कौन से लोग होंगे और लोअर में कौन से लोग होंगे। तो चार्ट्स की अगर हम बात करें तो वर्टिकल चार्ट होता है, हॉरिजॉन्टल चार्ट्स होते हैं, सर्कुलर चार्ट्स होते हैं, और उस चार्ट को बनाने के पीछे एक पर्पस होता है कि हमें क्या करना है, थर्ड पार्टी को इन्फॉर्मेशन देनी है। तो उस चार्ट के अंदर जो कंटेंट हम लिखते हैं दैट वन इज अ गवर्नेंस, मीन्स इट इज अ बेसिक एलिमेंट इन an organization structure where initially some person or group takes decision on it। मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर कौन है, सीईओ कौन है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन इज ऑपरेशन रूल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हम किस स्ट्रक्चर में काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या रूल्स है, क्या पॉलिसीज है, सारा डेटा हमें क्या मिल जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में मिल जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क मीन्स किस पर्सन को क्या जॉब रोल एलोकेट किया है, वो सारा डेटा किस में होता है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में होता है। और ये जो चार्ट है हम प्रिपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंट, स्कैनिंग, स्ट्रेटजी, टेक्नोलॉजी एंड लोगों के ऊपर रिसर्च करके करते हैं, क्योंकि ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को अफेक्ट करते हैं। आई होप आपको ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। फॉर फर्दर एनी डाउट इंक्वायरी यू कैन मेल अस ऑन pragati.kachi@dau.edu.in। Okay, have a knowledgeful day ahead. Thanks for watching my video. We will meet you soon in a next video. स्वाध्यायः परमः